देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में करीब 42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिनमें से 28 करोड़ 30 लाख 56 हजार रुपए के 3 विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब 13 करोड़ 47 लाख 48 हजार रुपए के 7 विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने खंड स्टेडियम में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और खेल मंत्री के साथ जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ओपी धनखड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस के बयान का सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओपी धनखड़ सबसे बड़े खिलाड़ी हैं जो सब पर भारी हैं। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने मधुबन पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 400 सब इंस्पेक्टर के बैच ने अपना पूरा प्रशिक्षण किया है। सीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। आज खेल सुविधा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है और इसके साथ ही और 9 प्रोजेक्ट्स, कुल मिला के 10 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन कुल 43 करोड़ रुपए की लागत के ये बनाए गए हैं। और यहाँ पिछले कुछ समय से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ के खिलाड़ियों की ओर से एक मांग थी कि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट्स बढ़ाए जाए। अभी तक केवल 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं। आज हमने निर्णय किया है कि इसके साथ 4 बैडमिंटन कोर्ट और कुल मिला के 6 बैडमिंटन कोर्ट हो जाएंगे और एक बॉक्सिंग हॉल, इसकी भी आज जो है बता दिया गया, मंजूरी दे दी गई है, वो भी जल्दी से बन जाएगा। और एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ कि आज हम लोग, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह जी और मैं, हम दोनों केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे किरण रिजिजू जी, अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा कर हरियाणा पुलिस में शामिल हुए पुरुष और महिला सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सरकार की मेरिट के आधार पर नौकरी दिए जाने की पॉलिसी से आज गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही है। पुलिस फोर्स में अच्छे पढ़े लिखे युवक युवतियों के आने से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। जी संदीप जी, तो सब इंस्पेक्टर बैच का बेस्ट कैडेट आपको चुना गया, किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? जी सर, अच्छी खुशी लग रही है सर। अभी हमने काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण यहाँ लिया है और उस प्रशिक्षण का जो रिजल्ट आया है उसके बनिस्बत जो बेस्ट कैडेट का प्राइज हमारा को मिला है, बड़ी अच्छी प्रशिक्षण। हम जिन लोगों से जुड़े रहते हैं उन लोगों में एक सुरक्षा की भावना रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगा कि मैं पुलिस में रहते हुए अपने आसपास के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को एक सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता हूँ मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करके। इसलिए मैंने पुलिस को ज्वाइन किया। लेडी बेटर समझ सकती है, तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में लेडीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो आई थिंक बढ़नी चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। MA इंग्लिश से किया है, उसके बाद से मेरी MA मास्टर्स होने के बाद से मैं ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। 1 साल से मैं कोचिंग ले रही थी। 1 साल की तैयारी के बाद मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। और ये गवर्नमेंट की जो पारदर्शी नीतियाँ थी ना, उसी का परिणाम है। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उन्हीं का सफल। कोरोना को लेकर के जहां अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं कोरोना की आड़ में घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि एक ही मंत्रालय के कई विभागों में घोटाले हुए हैं जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी सरकार को रजिस्ट्री को लेकर के घेरा है। मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह साफ कर दिया है कि गुरुग्राम के आयुक्त मामले की जांच की जा रही है। मुझे लगता है कि इस कोरोना से तो कितना नुकसान हुआ, लेकिन इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लूटने का काम किया, दुखी करने का काम किया। इसकी आड़ में कितने घोटाले हुए। धान घोटाला हुआ, धान घोटाले के बाद शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले के बाद चावल घोटाला हुआ, चावल घोटाले के बाद अब एक रजिस्ट्री घोटाला हो गया। रजिस्ट्रियों में किस तरह से इन्होंने कितना पैसा खाने का काम किया है, उसमें तो ऑफिसर जो है वो खुद ये कहते हैं, अखबारों में खबरें छपी है, आपके मीडिया पे चली है, कि उन्होंने तो खुद ने ये बात स्वीकार करी अधिकारियों ने कि भी हमें तो ऊपर पैसा देना है। ये सरकार जब से आई है ये घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? ये तो घोटाला सरकार बनकर रह गई है। हर रोज़ आप देखें, पिछले कितने महीने से, जब से ये मिली जुली सरकार बनी है हरियाणा में, तब से कोई ना कोई घोटाला रोज़ आ जाता है।
अब ये कब तक यहाँ की जनता को, हरियाणा वासियों को गुमराह करेंगे कि हम दुरुस्त कर रहे हैं? तो क्या पहले घोटाला करते हैं और फिर दुरुस्त करने की बात करते हैं? क्यों नहीं पहले दुरुस्त किया? और ये कोरोना के समय में जहाँ लॉकडाउन था, तो इनका तो आप आज अनलॉक की बात कर रहे हैं, इनका तो भ्रष्टाचार का अनलॉक पहले दिन से चल रहा है। हर जगह, हर चीज़ में, चाहे आप रजिस्ट्रियों की बात ले लीजिए, चाहे आपको याद होगा वेरिफिकेशन वगैरह, किसान खरीद, हर चीज़ में घोटाले हुए हैं। तो ये तो घोटाले पर घोटाला। और कौन सा सिस्टम इन्होंने दुरुस्त करना है? अगर दुरुस्त किया होता 6 साल से, तो क्या ये आज घोटाले हो जाते? उसके ऊपर कमिश्नर गुड़गांव की जिम्मेवारी लगाई है कि जो लैप्सेस चाहे टाउन प्लानिंग के रहे हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के रहे हों, या फिर ड्यूज़ के कोई और महकमे के रहे हों, जो प्रॉपर फ्लैग नहीं हो पाए, जिसका एडवांटेज लोगों ने उठाया, उसके ऊपर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और मुझे लगता है कि लगभग जो पिछले 8-9 महीनों से हमारा प्रयास था कि रेवेन्यू सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए, अब 65 गांव हमारे बचे हैं जिनकी कंसोलिडेशन पेंडिंग है, हम उसको भी कंप्लीट करा रहे हैं। प्लस सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रत्येक गांव को और 3 हमारे शहरों को प्राथमिक तौर पर करनाल, जींद और सोना को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने रजिस्ट्री मामले पर ही नहीं बल्कि सरकार को किसानों के मुद्दे पर भी घेरा और नए अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शैलजा का पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हर मामले में घोटाला ही दिखाई देता है, जबकि नए अध्यादेश किसान हितैषी हैं। 85% हमारा किसान छोटा किसान है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है। उसकी ओर आपने ध्यान किया है? आप हमें ये बता दीजिए कि वो गांव तक तो निकल नहीं पाता। मंडियां जब हम खोलने की बात करते हैं, हम कहते हैं किसान तक जाए, हाँ, लेकिन अब आप कह रहे हो कि किसान निजी क्षेत्र में जाए और देश में कहीं भी बेच सकता है। ये सपना बेच रहे हैं आप। किसान के लिए आप कुछ आसानी नहीं कर रहे। आप मुझे ये बता दो कि आज के दिन जो हमारा अंबाला का किसान है, हिसार का किसान है, महेंद्रगढ़ का किसान है, रोहतक का किसान है, वो कहाँ जाएगा? चेन्नई जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा? कैसे बेचेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, आप देखेंगे कि कितने घोटाले होंगे उसमें। और आम किसान कहाँ पर ये कोर्ट कचहरी में जाएगा कि किसी बड़ी कंपनी से या किसी अदृश्य कंपनी से लड़ने के लिए? ये असलियत है। फिर दूसरी बात आप समझ लीजिए, अध्यादेश में ही अगर हम बात करें, एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा? इसमें तो काला बाजारी बन। मंडियों के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम मंडी ख़त्म कर देंगे, जबकि हम मंडियां ज़्यादा चलाने की बात कर रहे हैं। एमएसपी के दुष्प्रचार करते हैं कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, जबकि हर साल हम एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अपने आप ही ये नेगेटिव बात करते हैं, अपने आप आंदोलन की बात करते हैं, और जब हम बयान देते हैं तो कहते हैं कि इनके प्रेशर में हमने ठीक कर दिया। ये इस तरह की नीतियाँ जो है विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस की है, जो सारी उम्र किसानों का शोषण किया है, किसानों का भला नहीं किया, और अब जो लोगों उनको लगता है कि सारे किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए मोदी जी का गुणगान करते हैं, नीतियों का समर्थन करते हैं, तब उनको ये किसान हितैषी होने का एकदम से याद आई और वो ये ढोंग कर रहे हैं। सर, चर्चाओं में कितना दम है कि आगे से अगले सत्र से जो है आढ़ती घर बैठे किसान की फसल लेकर आएंगे, जो भी फसल होगी? नहीं, वो तो आज भी छूट है। घर में किसी किसान को जब हमने छूट दे दी है, किसान अपनी फसल को कहीं भी लेके बेच सकता है। आढ़ती को दे, बगैर आढ़ती को दे, हरियाणा में बेचे, पंजाब में बेचे, सड़क पे बेचे, किसान के ऊपर प्रतिबंध हटा दिया है। और फिर ये कैसे किसान हितैषी हैं जो कहते हैं कि नहीं ये अध्यादेश। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में फूट इस कदर बढ़ गई है कि अगर एक साथ सभी नेता आए तो एक आध पर धारा 302 लग सकती है। अभय के वार पर शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो अपने परिवार को संभाले। कांग्रेस की जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी बयान देते हैं इस किस्म से, उनसे ये तो पूछो एक बारी जा करके कि हुड्डा साहब कौन सी कांग्रेस की बात करते हो आप? उनसे कोई आप जैसा साथी पूछ लेता है कि जी कांग्रेस तो कई गुटों में बटी हुई है, कहते नहीं हम सारे इकट्ठे। ये सारे अगर एक किसी प्लेटफार्म पे इनको इकट्ठा खड़ा कर दो तो 302 बने किसी एक के ऊपर।
ये तो आपस में इस तरह से भद्दे बोलते हैं, गाली गलौच हो जाते हैं, एक दूसरे का गला पकड़ते हैं। कुलदीप का कल परसों ही एक ट्वीट आया है, उसमें उसने स्वयं ये कहा है कि भाई मैं हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता। तो इसका मतलब थोपे गए हैं सब लोग। जिस पार्टी में इस किस्म के हालात होंगे, यही हालत जेजेपी की है। राम कुमार गौतम क्या कह रहे हैं, बबली क्या कह रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे एमएलए हैं जो दबी जुबान में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो जिन पार्टियों में इस तरह की चीज़ें आएंगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ये लोग क्यों बाहर हुए? इन्होंने इंडिसिप्लिन किया, इन्होंने बेहूदगी करी, इन्होंने पार्टी को आगे बढ़ने की बजाय उसको रोकने का काम किया। इन्होंने बीजेपी के साथ समझौता करके करोड़ों रुपए उनसे लेकर के ये बिके। उनकी टिप्पणी पर क्या कहूँ, पहले वो अपने आप को, अपने परिवार को संभालें। हम कांग्रेस पार्टी तो एक बड़ा समंदर है और हमारी तो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे कोई नहीं। लेकिन जब बात होती है तब सब इकट्ठा, आपने पीछे भी देखा कांग्रेस। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता चुनावी कार्ड लेकर के उतर रहे हैं और जल्द से जल्द हर समस्या का निदान करने की बात भी कह रहे हैं। बड़ौदा हल्के के गांव अहुलाना में बिजली मंत्री किसानों की समस्या जानने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री की पंचायत में किसानों ने अपना जमकर के दुखड़ा रोया और अपने दुखड़े में बुजुर्ग किसान ने खेतों में आने वाले नहरी पानी की समस्या को लेकर मंत्री रणजीत के सामने समस्या बताई। साथ ही किसानों ने गांव के पानी, पीने के पानी और पशुओं के लिए जोहड़ में पानी की व्यवस्था कराने की भी बात कही। हालांकि मंत्री जी ने बड़ौदा उपचुनाव की राजनीतिक कार्ड को खेलते हुए मौके पर ही सिंचाई विभाग के अधिकारी से पानी न आने का कारण पूछा तो सही, अधिकारी ने पीछे से ही पानी न आने की बात भी कह दी, लेकिन मंत्री जी ने फिर भी आश्वासन दे दिया। ग्रामीणों को कहा कि आगे ये दिक्कत दोबारा नहीं आएगी और अन्य सभी काम जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा, आज से बड़ौदा हल्के का विधायक मैं हूं, सभी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। कांग्रेस ऐसी है कि इसमें कोई भी गैरत का आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं हुड्डा साहब, हम दोस्त रहे हैं, क्लास फेलो रहे हैं, मिलकर रहे हैं और पीछे जब तक मैं कांग्रेस में था, हुड्डा साहब के नज़दीकी सलाहकारों में मैं करण दलाल हम हुआ करते थे। और उसके बाद उनका मन तो पिछले चुनाव में निकलने का था, कह रहे थे बड़ी रैली करके कांग्रेस छोड़ूंगा। मैं नहीं, मेरे सैकड़ों दोस्त हैं जो हम साथ थे, सारों के सामने ये बात कई बार सलाह करते थे कि रैली कहाँ करें, प्रदेश स्तर की रैली करके ये करें। उसमें सरसा भी एक स्थान था। रोहतक भी सभा में मैंने कहा था कि हुड्डा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। सब लोगों ने मन बना हुआ था, पता नहीं उसके बाद हुड्डा साहब को कमजोरी दिखा गए। वहाँ कोई भी गैरत आदमी नहीं रह सकता, गैरतमंद आदमी। जो चरण सिंह को छोड़नी पड़ी, जो देवीलाल को छोड़नी पड़ी, नाथूराम मिर्जा को, कुमारा मारिया को छोड़नी पड़ी। और उसके बाद आज माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के सचिन पायलट भी छोड़ी गई। अब एक फॉर्मेलिटी होनी है, वो गवर्नर साहब की रिएक्शन के बाद हो जाएगी। कोई भी आदमी, जब मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि जब सेनापति नहीं हो तो फिर सेना बिखर जाती है। प्रदेश में पंचायती चुनाव हो ना हो और गांव में माहौल न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि चुनाव की तारीख अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चाओं, कयासों और उम्मीदों का दौर शुरू हो चुका है। करनाल केंद्र की ग्राम पंचायतों का क्या है हाल, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जी हां, प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर करनाल केंद्रीय में भी उम्मीदवारी के दावे किए जा रहे हैं। तो उम्मीदवार चुनने वालों ने भी रायशुमारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक केवल पंचायत चुनावों के लिए ही आरक्षित वर्गों की घोषणा की गई है, लेकिन इसके चलते बाकी चुनावों को लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। बात इंद्री खंड की करें तो इस वक्त 76 पंचायतें हैं, जो कि पहले 85 थीं। पिछली बार जनवरी 2015 में चुनाव करवाए गए थे, लेकिन कुंजपुरा नया ब्लॉक बनने से कुछ पंचायतें उसमें चली गईं। इस बार 76 पंचायतों में चुनाव होना है, जिनके लगभग 675 पंच हैं। पंचायतों के इलेक्शन है, ये सरकार द्वारा चुनाव कमिश्नर द्वारा कोई भी अभी तक डेट निर्धारित नहीं की गई है। इस बारे प्रशासन द्वारा अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि पंच और सरपंचों का ड्रा निकाला जा चुका है।
और पंचायत समिति का बकाया है, क्योंकि ये खंड कुंजपरा मतलब करनाल और इंद्री ब्लॉक की पंचायतों से अलग हुआ है। इसलिए जब भी पंचायत समिति के वार्ड फिक्स होकर आ जाएंगे, पंचायत समिति का ड्रा निकाल दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से चुनावों को लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पंचायत चुनाव की आहट के बाद से ही इंद्री के निकटवर्ती गांव इंद्रीगढ़ में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। गौरतलब है कि पिछली बार इंद्रीगढ़ में आपसी सहमति से सरपंच का चुनाव हो गया था, जिसके चलते पंचायत को सरकार की ओर से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि सर्वसम्मति से दी गई थी। गांव में माहौल पहले से ही बहुत अच्छा है हमारे गांव में। अब तक जब से इलेक्शन हुए हैं, जब से गांव हमने अपनी सौदी संभाली है, तब से ही देखते आ रहे हैं हमारे गांव में बहुत अच्छा व्यवहार रहा। आपस में कोई भी आपस में द्वेष नहीं रखते, एक दूसरे से बड़े प्यार से रहते हैं सारे गाँववासी। और जब से पिछली बार से ये पंचायत बनी है, इन्होंने गांव में खूब विकास कार्य करवाए और हर जगह पे हर मोर्चे पे जाके काम करवाए हैं। वहीं गांव के युवा सरपंच राजेश कंबोज ने बताया कि गांव में पूरी तरह से भाईचारा है और गांव के लोग एक बार फिर से सर्वसम्मति से ही सरपंच को चुनेंगे। गांव वालों ने हमारी पंचायत को सर्वसम्मति से बनाया था। सारे मेंबर और सरपंच को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला हमारे गांव को। उसमें पहले तो सरकार की तरफ से हमको सर्वसम्मति में बनने के लिए 11 लाख रुपए मिले थे, जो विकास कार्यों में खर्च हुए। उसके बाद भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला सरकार की तरफ से। गांव में बहुत विकास कार्य हुए, जैसे सीवरेज सिस्टम। हमारे गांव में सीएम साहब के OSD अमरिंदर जी आए थे, उन्होंने हमें सीवरेज सिस्टम दिया था, पाइपलाइन दी थी। और गांव में पीने के पानी की व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी, कुछ लाइनें भी ख़राब थी जो पहले दबी हुई थी। तो हमारे मंत्री जी की देन है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि गांव में विकास के पूरे काम किए गए हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कुछ काम अधूरे पड़े हैं और उम्मीद है उनको भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो हमारे गांव में बहुत अच्छे कार्य हैं। मतलब कर्णदेव मंत्री जी थे, जब उन्होंने बहुत पैसा दिया, मतलब 3 पॉइंट सिस्टम बना, स्टेडियम बना जी, पानी की व्यवस्था पूरी हुई जी, पक्की गलियां बनी, बहुत कार्य हुए जी। जैसे अब सरपंच जी का इलेक्शन है जी, माहौल शांतिपूर्ण है जी, और सरपंच साहब ने बहुत अच्छे कार्य करवाए। तो आगे भी हम यही चाहें जी, गांव में सर्वसम्मति से सरपंच बनना चाहिए। जाहिर है पंचायत स्तर पर चुनाव होना हो तो इसका शोर बहुत पहले से दिखने लगता है। लोग अपने नए प्रतिनिधि को लेकर आपस में वाद विवाद भी करते हैं, ताकि गांव को एक योग्य जनप्रतिनिधि मिल सके। इंद्री से विजय कंबोज, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली दौरे पर हैं। दूसरे दिन उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। धनखड़ ने पार्टी के दोनों बड़े नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले वो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिल चुके हैं। दुनिया की रोहतक पीजीआई से अच्छी खबर आई है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का पहला ट्रायल सफल हो चुका है और डॉक्टर्स दूसरा ट्रायल करने जा रहे हैं। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो हरियाणा विश्व को बचाने वाला बन जाएगा। पीजीआई से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोविड-19 से जहां पूरा देश ही पूरा विश्व महामारी के प्रकोप में है और इसकी वैक्सीन निकालने में पूरा विश्व लगा हुआ है, वहीं भारत में भी 13 जो मेडिकल संस्थाएं हैं उनमें वैक्सीन पर ट्रायल किया जा रहा है। अभी रोहतक पीजीआई से एक अच्छी खबर आई है कि रोहतक पीजीआई में जो ह्यूमन ट्रायल था, पहले फेज में 20 लोगों को सफल ये परीक्षण हो चुका है और अभी दूसरे जो फेज का जो ट्रायल था ह्यूमन, वो शुरू कर दिया गया है। और अभी बात करें तो आज 6 लोगों को
जो वैक्सीन है वो दिया गया है। बिल्कुल सफल इसका परीक्षण रहा है। और जिस तरह से रोहतक पीजीआई की बात करें, डॉक्टरों का कहना है कि 6 से 7 महीने और लग सकते हैं वैक्सीन आने में। सभी को इंतजार है कोरोना महामारी की वैक्सीन आने को लेकर। और साथ में बात करें तो 375 लोगों पर 13 संस्थाएं हैं उन पर ये परीक्षण होना है। और रोहतक पीजीआई से आज इस तरह से खबर आई है कि जो 20 लोगों पर जो वैक्सीन है वो सफल रही है। अब जो दूसरे फेज की जो ट्रायल दिया जाएगा उसमें लोगों से अपील की गई है कि वो जो 18 से जो 55 तक के उम्र के लोग हैं वो इसमें ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा ले सकते हैं। लगातार पीजीआई इसमें प्रयासरत है कि इस वैक्सीन को जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करके लोगों को राहत दी जाए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।